वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 हिंदी चैप्टर 6 है बादल राग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? चिल्ड्रन, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा जो जीवन है वो अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, कभी खुशी तो कभी गम। जैसे मान के चलो कोई परिवार है जिसमें सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका अचानक से जो बिजनेस है वो डूब जाए। तो ये ही कवि ने बात समझाने की कोशिश की है। तो आंसर में कैसे लिखोगे? दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों को कहा गया है। अब वो दुख किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बीमारी की फॉर्म में आ सकता है, पैसे का लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, उसकी फॉर्म में आ सकता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। भाई सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। अशानी पात से शापित उन्नत सत शतवीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसमें ये कह रहे हैं कि जब क्रांति आती है या बहुत तेज तूफान आता है तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं। देख रहे हो, जैसे ये बड़ा हुआ पेड़, लेकिन छोटे छोटी जो घास होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही जब क्रांति आती है समाज में तो जो बड़े बड़े सेठ लाला, बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, उनका जो बिजनेस है ठप पड़ जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो तो बेचारा कल भी रोटी कमा रहा था और आज भी अपनी रोटी कमा रहा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति में धनी वर्ग के लोगों की ओर संकेत किया गया। धनी वर्ग का मतलब रिच लोग। जिस प्रकार क्रांतिकारी बादल ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पहाड़ की चोटियों को घायल कर देते हैं। देख रहे हो, जब तूफान आता है, हवाएं चलती हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास फूस का कुछ नहीं होता। उसी तरह से, उसी प्रकार पूंजीवादी लोगों को अपने प्रहार से ध्वस्त करती है कौन? क्रांति। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते। छोटे ही शोभा पाते मतलब कि जब भी तूफान आएगा, जब भी क्रांति आएगी तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति के बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ये रिक्शे वाला है बेचारा, ठीक है भाई, इसने तो कल भी रोटी कमाई अपनी, कल भी रोजी रोटी अपना रिक्शा चमा के आज भी वही कर लेगा। तो छोटे ही शोभा पाते मतलब छोटे लोगों पे कोई भी असर नहीं पड़ता, और जो बड़े समझते हैं अपने आप को, अहंकार में, अपने घमंड में चूर रहते हैं, उनको ही ये जो प्रकृति है गिरा देती है। आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन में से विप्लव रव से तात्पर्य है कि समाज में क्रांति आने से पूंजीपतियों का शासन ध्वस्त हो जाता। पूंजीपति मतलब जो रिच लोग हैं, उनका शासन खत्म होने लगते हैं। छोटे ही शोभा पाते इसलिए कहा गया क्योंकि निम्न वर्ग में किसी भी क्रांति से कोई प्रभावित नहीं होता। भाई हमने रिक्शे वाले का उदाहरण दिया ना। अब मान के चलो हम कहें कि जो सेंसेक्स है वो डाउन हो गया है ना, और तो भाई इसने थोड़ी शेयर ले रखे हैं किसी कंपनी के, इसको कोई मतलब नहीं है, कल भी रिक्शा चला रहा है, आज भी रिक्शा चला रहा है, ठीक है। बादलों के आगमन से प्रकृति के होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? बादलों के आने से सबसे पहले किसान खुश हो जाता है कि उसकी फसल अच्छी होगी। जो बीज पड़े हुए थे जमीन के अंदर वो अंकुरित होने लगते हैं, और बादलों के आने से बिजली कड़कती है जिसकी वजह से जो पर्वत की चोटी है उनको वो ध्वस्त कर देती है। चौथा, हर जगह हरियाली हरियाली छा जाती है। तो इन्हीं पॉइंट्स को लिख दो। नंबर 1, किसान के मन में नया जोश और उल्लास उत्पन्न हो जाता है। हाँ। पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होने लगता है। देख लो, यस। बिजली चमकती है तथा उसके गिरने से पर्वत शिखर टूटते हैं। देख लीजिए। सर्वत्र हरियाली का आभास होने लग जाता है, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी फैल जाती है। अब चिल्ड्रन व्याख्या कीजिए, मतलब एक्सप्लेनेशन करनी है आपको। तरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्देश विप्लव की प्लावित छाया। तरती है समीर सागर पर। समीर का मतलब होता है हवा और सागर मतलब पानी। जिस तरह से पानी में एक नाव चलती है और उस नाव पर भाई अगर मान के चलो अभी इसमें लहरें आ जाएं, बड़ी बड़ी टाइड्स आ जाएं, तो ये कभी भी डूब सकती है। उसी तरह हमारे जीवन में जो
सुखी लोग हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, कभी भी बिजली कड़क सकती है, कभी भी बादल गिर सकते हैं और उनका बिजनेस जो बड़े बड़े लोग हैं क्रांति की वजह से ठप हो सकता है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? कवि बादलों से कहता है कि तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नाव तैर रही हो। देख लो भाई, ये बादल हैं आकाश में, कि वो आकाश के बादलों को ऐसे कहता है तुम भी ऐसे तैर रहे हो हवा में, आकाश में, जैसे कि सागर में नाव तैरती है। यह उसी तरह क्षणिक सुख पर दुख की छाया मंडरा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि इस टाइम ये बहुत खुश है, ये जो बोट चला रहा है, लेकिन कभी भी टाइड्स आ सकते हैं। तो ऐसे ही ये पेड़ बड़ा खुश था, ये जो पूंजीपति लोग हैं बड़े खुश हैं, लेकिन कभी भी इनका जो टाइम है वो बदल सकता है, खराब टाइम आ सकता है। बादल संसार के व्यथित यानी जले हुए हृदय पर निर्दय प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। मतलब बादल हमेशा ऊपर हैं, कभी भी वो बरस सकते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी इच्छाएं भरी रहती हैं, क्योंकि उसको पता है बादलों के आने से क्रांति आएगी। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट देखिए, व्याख्या करनी है। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। दोबारा से वही बात कह रहा है, जो बड़े लोग हैं, जो अहंकार में चूर हैं, जिन्होंने पैसा कमा लिया, बड़े बड़े घर कमा लिए हैं, उन्हीं पे ये जो बादल हैं, ये जो क्रांति है, उन्हीं पे उसका असर पड़ता है। और जो छोटे वर्ग का लोग है, उस पर किसी भी क्रांति का मतलब उसे फायदा ही होता है, उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो चिल्ड्रन, लास्ट में पूछूंगा इसके कवि कौन है। त्रिपाठी निराला जी हैं। विलासी जीवन पर कटाक्ष करते हुए बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। तो बादलों को क्या कहा है कि तुम क्रांति लेकर आते हो। उन्होंने पूंजीपतियों की ऊंची ऊंची इमारतों को सिर्फ इमारत नहीं बल्कि ऐसी इमारत कहा है जो गरीबों को आतंकित करता है। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस वाली बात को कह रहे हैं कि जो अमीर आदमी है, जिन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, इन्होंने छोटे लोगों को परेशान किया है, उनको शोषण किया है। वे लोग गरीबों का शोषण करते हैं, लेकिन वे ये भी याद दिलाते हैं कि क्रांति का बिगुल हमेशा गरीबों ने ही बजाया है। मतलब कभी भी बादल बरस सकते हैं, कभी भी क्रांति आ सकती है। और पूंजीपतियों को कीचड़ और गरीबों को जल प्लवन कहा गया है। ठीक है, जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनको किस में मिला देती है? मिट्टी में मिला देती है क्रांति। हंसते हैं पौधे लघु भार शस्य अपार, हिल हिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते तुझे बुलाते। अब देखो, ये पहले आंसर है। क्वेश्चन क्या किया है कि मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन ह्यूमन को, जो ह्यूमन नहीं है, उसको ह्यूमन वाले ट्रेड्स देते हैं। अब जैसे हंसता कौन है? हंसता तो इंसान है ना, लेकिन यहाँ पे पौधों को हंसने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, नेचर का। तो आपको क्या कौन सा रूप पसंद आया? तो ये वाली 2 लाइन लिख देंगे। हंसते हैं पौधे लघु भार शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते। अब हाथ कौन हिलाता है? इंसान हिलाता है, लेकिन उसने नेचर के हाथ हिला दिए। खिल खिल के कौन हंसता है? बच्चे हंसते हैं। तुझे बुलाते। इन पंक्तियों में छोटे पौधों को बच्चों के रूप में दिखाया गया। छोटे बच्चे कैसे होते हैं चिल्ड्रन? हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हाथ हिलाते हैं। कवि ने जिस तरह से बच्चों की बात करने और खुशी मनाने, हंसने, हिलने तथा हाथ मिलाने और अपने माता पिता को बुलाने के लिए लुभावनी भावनाओं को व्यक्त किया है, यह सब बड़ी खूबसूरती से पौधों में दिखाया गया है। कविता में रूपक अलंकार का कहाँ प्रयोग हुआ? वो 3 लाइन लिख दो। तिरती है समीर सागर पर, अस्तर सुख पर दुख की छाया, यह तेरी रण तरी। अब कह रहा है इस कविता में बादल के लिए विप्लव अवीर कई सारे शब्दों का यूज हुआ है। ए स्वच्छ, निर्बाध, ए उदास। इनका मतलब बताओ। तो सबसे पहले, अरे वर्ष के हर्ष मतलब खुशी का प्रतीक। मेरे पागल बादल मदमस्ती का प्रतीक। ए निर्बंध मतलब बंधनहीन, तुमको कोई बांध नहीं सकता। ए उद्दाम स्वतंत्र घूमने वाले। ए सम्राट भयहीन, जिसको डर ना हो। ए विप्लव के प्लव स्वर शक्तिशाली। ए अनंत के चंचल शिशु कुमार, बच्चों के समान चंचल। बच्चे कैसे होते हैं? नॉटी होते हैं। कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कवि अनैतिक बादलों को क्रांति के रूप में देखता है। इसका कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। काल्पनिक बिंब है आशा के रूपक। अब
कविता को प्रभावित बनाने के लिए कवि ने विशेषण का सायास प्रयोग किया है, जैसे अस्थिर सो। तो ऐसे अन्य विशेषण बताने हैं। तो अन्य विशेषण कौन से यूज हुए कविता में? निर्दय विप्लव, दग्ध हृदय, वज्रहंकार, गगन स्पर्श, आतंक भवन। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बादल राग के कवि कौन है इसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कमलकांत या सूर्यकांत तिवारी। आप बस अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।